बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आमिर इसाक फ्रॉम स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर। सो एमडी कैट के हवाले से जी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन यूनिट 11। सो इसकी आज हम डिस्कशन करेंगे जी, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि हर दफा एंटी टेस्ट में इसमें से मस्ट जो एमसीक्यूज हैं आते हैं, समटाइम 3 और 4 और इवन 5 एमसीक्यूज भी इसमें से आ सकते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप शुरू से एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। So question 1, inside ovary, primary oocyte divides through first meiotic division forming two haploid cells। तो उसमें से एक सेकेंडरी oocyte है अगर इन केस, तो दूसरा इनमें से कौन सा होगा? अल्फा ओवम, बीटा ओवोगोनियम, चार्ली पोलर बॉडी एंड डेल्टा फोलिकल सेल। अगर आप लोगों को देखा जाए तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, बेसिकली चार्ली आंसर इसका आंसर होगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसके बाकी के जो प्रोसेस है उसमें जरा थोड़ी सी एक दो बातें को और क्लियर कर लें। इसमें जब आप लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो डेट विल बी ओवोगोनियम, जो कि डिवीजन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा, जिसमें माइटोसिस स्पेशली है। आपकी बुक ने डिफरेंशिएशन लिखा होता है, लेकिन उसके बाद फिर माइटोसिस है, अगेन प्राइमरी ओवोसाइट डिप्लॉयड सेल्स हैं। नेक्स्ट मियोसिस 1 जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें सेकेंडरी ओवोसाइट भी हैप्लॉयड होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड होती है। उसके बाद मियोसिस 2 के रिजल्ट में सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती हैं, जो कि बेसिकली वो साइड से भी प्रोड्यूस होती है, सेकेंडरी वो साइड से भी और फर्स्ट पोलर बॉडी से भी। तो टोटल 3 पोलर बॉडीज होती हैं और फिर अल्टीमेटली सेकेंडरी वो साइड चेंज होता है एग में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो आंसर था जी चार्ली ऑप्शन, पोलर बॉडी, और अगर पूरा नाम लिया जाए तो फर्स्ट पोलर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following hormone stimulates the ovulation from the follicle into oviduct? So progesterone, estrogen, luteinizing hormone और follicle stimulating hormone। अगर हम ओव्यूलेशन की बात करेंगे तो इन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द चार्ली ऑप्शन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसी वजह से है क्योंकि आफ्टर ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम येलोइंग कहते हैं ओवरी के हवाले से। तो अब आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि नहीं इस ग्राफ के अंदर भी कि 14 डेज ऑलमोस्ट तकरीबन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है। 14 डे जब ये ओव्यूलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वैसे 13 टू 15 डेज के अंदर लिखा होता है आपकी बुक में। तो इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, और इसी वजह से यहाँ से लेकर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज तक जितना भी पीरियड होगा, यानी 14 डेज से लेकर 21st डे तक, उसने जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट ल्यूटियल फेज आ जाएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वन जो हमारे पास एंड तक चलेगा वो ये चलेगा। लेकिन उसको समटाइम हम लोग सिक्रेटरी फेज का नाम भी देते हैं, वो अभी आगे क्वेश्चंस इसके साथ रिलेट करके इंशाल्लाह आएंगे। Question number 3, during spermatogenesis the dash which are haploid cells eventually mature into the spermatozoa यानी मैच्योर स्पर्म्स। बेसिकली आप लोगों को याद रखना होता है कि कौन से सेल्स डिप्लॉयड थे और कौन से सेल्स पहली बात तो हैप्लॉयड थे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉयड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, और उससे पहले स्पर्मेटोगोनिया और इसी तरह से जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स सारे डिप्लॉयड है। बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस करता है, मियोसिस 1, तो उसके रिजल्ट में फिर हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि चार्ली ऑप्शन पे लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद फिर वही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 के रिजल्ट में स्पर्मेटिड्स में चेंज होते हैं, जो कि बीटा ऑप्शन पे लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा गया कि कौन है जो कि मैच्योर स्पर्म में चेंज होता है, तो स्पर्मेटिड्स आर नोन एज इमैच्योर स्पर्म्स, और उन्हीं की जब मैचुरेशन होती है तो फिर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि अब आप लोगों को ये छोटी सी डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो आखिरी स्टेप को आप लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म है याद रख लें, आपकी बुक में ये सब ऐसा टर्म मौजूद नहीं है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो पूरा वर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस जो पूरा प्रोसेस है ओवरऑल, बट लास्ट स्टेप को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, जिसमें स्पर्मेटिड्स चेंज होंगे इनटू मैच्योर स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी आप उसको बोल सकते हैं, और सम टाइम आप उसको मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं, और टेक्निकली स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें टेल डेवलप होती है, टेल ग्रो करती है, जबकि उसका साइटोप्लाज्म जैसे लिखा हुआ है डिस्कार्ड एक्सेस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ज्यादा जो होता है उसको डिस्कार्ड करके थोड़ा कर लिया जाता है और टेल डेवलप होती है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन, spermatids are the cells which are changed into the mature sperms. Question number 4, which hormonal pair would maintain the endometrium, जिसको हम internal lining भी कहते हैं यूट्रस की, और thickening wall या thickening of the uterine wall ये भी नाम देते हैं, and make it receptive for the implantation of embryo। तो कौन है जो कि इसको मेंटेन रखेगा, उसमें पेयर में हमने नाम लेना है, यानी बेस्ट ऑप्शन अगर पूछा जाता तो कोई एक नाम लेते हैं, अब ये पेयर में पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर अल्फा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल है? नहीं, इसका कोई ताल्लुक एंडोमेट्रियम से नहीं है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यस।
सो एस्ट्रोजन इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है और प्रोजेस्टेरॉन इसको आगे कैरी ऑन करता है। तो इसी वजह से ज्यादा सिक्रेटरी फेज में जो सबसे ज्यादा थिकनेस आती है यूट्राइन की वॉल में, वो सिक्रेटरी फेज में आती है और उसी को फिर हम लोग प्रोजेस्टेरॉन से रिलेट करते हैं। कहने का मकसद कि अगर इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को अगर पिक करना है एंडोमेट्रियम के प्रोसेस के हवाले से, तो बेस्ट ऑप्शन होगा प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अभी क्योंकि पेयर में पूछा हुआ था, तो एस्ट्रोजन उसको स्टिमुलेट करता है और प्रोजेस्टेरॉन उसको आगे फर्दर चलाता है प्रोसेस को। आंसर इज बीटा। चार्ली और डेल्टा आप चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, which hormone is released in female in response to FSH from pituitary gland? क्योंकि FSH का मेल में भी रोल है, लेकिन यहाँ पर फीमेल में पूछा हुआ है, तो आंसर क्या है? एस्ट्रोजन है, ADH है, ऑक्सीटोसिन है या प्रोजेस्टेरॉन है? तो अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। एस्ट्रोजन, जैसे अब आप लोगों को ये चार्ट दिखाई दे रहा है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसमें से आपको FSH और LH क्या करते हैं जी, ओवरी की तरफ आकर वर्किंग करते हैं। LH ओव्यूलेशन में इन्वॉल्व होता है, जबकि FSH का ताल्लुक एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन के साथ होता है। तो इसलिए आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एस्ट्रोजन के आगे फर्दर स्टिमुलेशन से पैदा होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन था जी अल्फा, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following hormone acts on the uterus wall for thickening? अभी मैंने आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस कर ली, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाएंगे अल्फा ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन की तरफ। जैसे मैं बता रहा था कि लास्ट जो सिक्रेटरी फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और सबसे ज्यादा थिकनिंग भी उसी वक्त होती है, इसलिए इसका आंसर है अल्फा प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 7, among the following which hormone is responsible for the suppression suppression का मतलब होता है रोकना, ओव्यूलेशन को कौन रोकता है? तो अगेन आंसर इज द बीटा ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन। तो हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, नहीं हमारे पास इसका ये आंसर है बीटा ऑप्शन, मेरे ख्याल से ये हाईलाइट नहीं हुआ, तो एनीवेज तो प्रोजेस्टेरॉन दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द हार्मोन व्हिच कॉजेस ओव्यूलेशन। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हवाले से भी अभी हमने पीछे बात की, इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन में ये बात हो चुकी है, तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन फीमेल्स meiosis occurs during which stage? तो स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनेटली फीमेल से रिलेटेड बात नहीं है, इसका ये आंसर नहीं हो सकता। बीटा क्या गैमेटोजेनेसिस या चार्ली ओव्यूलेशन या डेल्टा नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है जी बीटा ऑप्शन। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर इसका आंसर नन ऑफ दीज दे देते हैं, लेकिन ओवोजेनेसिस को भी गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पर ओवोजेनेसिस तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बीटा ऑप्शन गैमेटोजेनेसिस लिखा हुआ है, तो इसलिए मियोसिस होती है गैमेटोजेनेसिस के वक्त, गैमीट्स बनते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following directly develops into the sperms? अभी ये हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगेन वेस्टिंग टाइम के बगैर यानी विदाउट वेस्टिंग टाइम बीटा ऑप्शन स्पर्मेटिड्स की तरफ हम जाएंगे। दे आर चेंज इनटू द मैच्योर स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 11, FSH stimulates the production of estrogen hormone which has two targets। अब एस्ट्रोजन के टारगेट्स पूछे गए हैं इन चार ऑप्शंस में से, वो दो टारगेट्स कौन से हैं? क्या यूट्रस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? यूट्रस तक शायद हम बात ले जाते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम के प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है, तो इसलिए ये वहां पर जाकर अपना काम करता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अल्फा इसका आंसर नहीं हो सकता। बीटा ओवरीज में से प्रोड्यूस होता है, एंड यू नो के हार्मोन्स जहां प्रोड्यूस होते हैं वहां वर्किंग नहीं करते, उससे अवे जाकर वर्किंग करते हैं, इसलिए इसका आंसर बीटा भी नहीं हो सकता। सो चार्ली इज द राइट आंसर, यूट्रस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। यूट्रस में जाकर ये प्रोजेस्टेरॉन को निकलवाएगा और स्पेशली वहां पर एंडोमेट्रियम उसके प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर ये LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी रिलीज का बायस बनता है, बिकॉज यू नो के हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड लो लेवल ऑफ FSH is the stimulating factor for the release of LH, so that's why answer is चार्ली। डेल्टा पे लिखा हुआ है ओवरीज, हाइपोथैलेमस गलत ऑप्शन है, तो हमारा आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12, ओव्यूलेशन इज सप्रेस्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। अभी हमने ये पीछे डिस्कस किया था, लेकिन उसके बारे में अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि कैसे, क्या ओनली बाय इनहिबिशन ऑफ LH या इनहिबिशन ऑफ FSH एंड स्टिमुलेशन ऑफ LH, या इनहिबिशन ऑफ LH एंड स्टिमुलेशन ऑफ FSH, और डेल्टा इनहिबिशन ऑफ FSH एंड इनहिबिशन ऑफ LH। इसमें भी अगेन कंफ्यूजन हमारे पास आ जाती है अल्फा और डेल्टा ऑप्शन में।
क्योंकि इनहिबिशन का के साथ इसका ताल्लुक है, सप्रेसिंग करनी है तो इनहिबिशन ही होगी, तो स्टिमुलेशन वाले तो ऑप्शन बीच में से निकल गए, बीटा भी गया और चार्ली भी गया। अब अल्फा और डेल्टा में से आंसर क्या है? अगर हम अपनी बुक को थॉरोली पढ़ें, उसमें आप जब 17 चैप्टर में पढ़ते हैं, सो आपको प्रोजेस्टेरॉन की फर्स्ट लाइन पर इनहिबिशन ऑफ एफएसएच का ताल्लुक जरूर मिलता है उसके साथ, बट वो इनहिबिशन एफएसएच की करता है फॉलिकल्स को मजीद मैच्योर होने से रोकने के लिए, और आपसे यहाँ ये नहीं पूछा हुआ, तो इसलिए हमें स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। हमें क्या पूछा हुआ है? अगर पूछा जाता कि फॉलिकल्स को मैच्योर होने से रोकने के लिए प्रोजेस्टेरॉन किसको इनहिबिट करता है, तो आंसर होता एफएसएच को। और अगर पूछा गया है ओव्यूलेशन की सप्रेसिंग, तो ओव्यूलेशन में तो सिंपली जारी बात है एलएच इन्वॉल्व है, एफएसएच तो इन्वॉल्व ही नहीं है, बिकॉज एलएच प्रोड्यूस ही होता है एफएसएच के लो लेवल से, इसलिए एफएसएच को इनहिबिट उस वक्त कौन कर रहा होता है? एस्ट्रोजन। तो हमारा आंसर पे इसमें से क्या हुआ? अल्फा, जस्ट ओनली बाय इनहिबिशन ऑफ एलएच। ओव्यूलेशन को सप्रेस ये सिर्फ एलएच के रिलीज को रोककर करेगा, एफएसएच की रिलीज को रोकेगा जरूर, लेकिन फोलिकल्स को मैच्योर होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। तो ये जो इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, डेफिनेटली ये कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, और उसमें से कौन से वाले हार्मोन्स का ग्रुप करता है? बीटा ऑप्शन गोनेडोट्रोफिन्स, जिनको हम गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं। जैसे अब आप लोगों को साथ ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, छोटा सा आउटलाइन है, उसमें ये सारा लिखा नजर आ रहा है कि कंट्रोल्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ 5 हार्मोन्स, जिसमें हम लोग गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स के नाम लेते हैं एफएसएच एंड एलएच एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, और वो सबसे पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो रेगुलेट भी इसको फिर बीटा ऑप्शन गोनेडोट्रोफिन करते हैं। बाकी एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रानिन, सिंपल सी बात है जी, प्लांट हार्मोन्स हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से ताल्लुक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन। अभी मैं ये आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस की डिस्कशन में, तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा? बीटा ऑप्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि दोनों फैक्टर्स की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, इन फीमेल्स एफएसएच स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? ये एफएसएच की स्टिमुलेशन से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। ये भी हमने पीछे क्वेश्चंस के अंदर ये बात को डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो? तो वो है सिक्रीटरी फेज, सो चार्ली ऑप्शन। इसमें ल्यूटियल फेज भी समटाइम आपको लिखा नजर आ सकता था, क्योंकि उसका किसी हद तक सेकंड नेम ये लिया जाता है, लेकिन अभी आंसर हमारे पास क्या रही? जैसे आपको नजर आ रहा है कि सिक्रेटरी फेज के अंदर सबसे ज्यादा एंडोमेट्रियम का प्रोसेस हो रहा है, और ये कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, सिक्रेटरी फेज। क्वेश्चन नंबर 17, द ओवोसाइट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन इज इन। तो उस वक्त ओवोसाइट किस स्टेज में होता है? मेटाफेज 2, डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। और उसके बाद ये प्रोसेस कुछ देर के लिए रुक जाता है, यानी अरेस्ट हो जाता है। अगर स्पर्म आ जाएंगे तो फर्दर चल जाएगा, अदरवाइज इसी स्टेज पर ही सेकेंड ओवोसाइट बॉडी से रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद फिर मेंस्ट्रुएशन शुरू होगी। सो या सेक्रेटरी फेज होगा और फिर मेंस्ट्रुएशन। तो इस वजह से इसका आंसर है जी मेटा फेज 2। बाकी के 2 फेज यानी एना फेज 2, टीलो फेज 2 सिर्फ उस वक्त चल सकते हैं जब स्पर्म मौजूद हो, अगर नहीं तो यहीं तक ये प्रोसेस बस चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, yellowish glandular structure formed after the release of egg from follicle is called। उस glandular structure को हम कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। सो डेल्टा चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। और इसमें कार्पस कैलोसम ये वर्ड लिखा नजर आ रहा है, डेफिनेटली यू नो कि ब्रेन से उसका ताल्लुक है। ग्राफिन फोलिकल, हम उस फोलिकल को कहते हैं जिसमें से एग रिलीज होगा, और उसके पहले भी वो राइपनिंग फोलिकल प्रोसेस के तौर पर वहां पर देखी जाती है, और फोलिकल एट्रीसिया डीजनरेशन का प्रोसेस है, तो वो येलोइश स्ट्रक्चर का नाम है कार्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन प्यूबरिटी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फोलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय। तो प्यूबरिटी पर उसको स्टिमुलेट डेफिनेटली फिर कौन करेगा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका नाम भी इसी वजह से, इसके काम की वजह से क्या है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 20, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। चार्ली ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो आपको ये प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का दिखाई दे रहा है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड हैं, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं, जिसको यहाँ फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ है। फिर अगेन वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर मियोसिस 1 के बाद फिर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स में चेंज होता है। यहाँ थोड़ी सी गलती है, जिसमें यहाँ पर आपको वो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ है। बेसिकली फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं, सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, फिर वो चेंज होते हैं टू स्पर्मेटिड्स में, और अल्टीमेटली वो फिर स्पर्म्स में चेंज होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यूरिथ्रा मौजूद है, इसी तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी मौजूद है, वेस डेफरन भी है। डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसलिए इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 22, साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का टॉपिक जी आपके सिलेबस में शामिल है। चारों डिजीजेस जो आपके बुक में लिखी हुई हैं, यानी कि गोनोरिया, फिर साइफिलिस है, जेनिटल हर्पस है और एड्स है, इसकी जो काजेज हैं और इसके इफेक्ट्स हैं वो लाजमन पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछ लिया जाता है। तो साइफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन ऑल्सो डैमेज, क्या ये हेयर को, हार्ट को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को या बर्थ कैनाल को डैमेज ये करता है? हार्ट को, तो इसका आंसर है बीटा ऑप्शन हार्ट। बर्थ कैनाल के अंदर इसकी इन्फेक्शन होती है, लेकिन बर्थ कैनाल को डैमेज नहीं करता। अगर कहेंगे तो फिर इसके अलावा भी और हैं, जैसे आईज के हवाले से, जॉइंट्स के हवाले से बात है, बोन्स के हवाले से बात है, तो इसलिए इसका आंसर है बीटा ऑप्शन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसमिशन ऑफ निजीरिया गोनोरिया, जैसे अभी मैं कह रहा था, गोनोरिया डिजीज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड विच बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ओरल फीकल रूट, नो। अनसेफ सेक्स, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, मेल से फीमेल को हो सकती हैं, फीमेल से मेल को हो सकती हैं, तो यही इसका बेस्ट आंसर है, अनसेफ सेक्स, इन चार ऑप्शंस में से। वेक्टर बॉर्न नहीं है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, साइफिलिस इज काज्ड बाय, तो वो सारे डिजीजेस को वन बाय वन अब हम देख रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो उसका नाम है ट्रैपोनीमा पैलिडम, जो कि अब आप लोगों को साथ दिखाई दे रहा है, और ये कौन है? ये एक स्पाइरोकीट है, इसलिए इसका आंसर है जी अल्फा स्पाइरोकीट। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, माउथ है, वो भी इसमें अफेक्ट होगी। इसके अलावा फिर इसके बारे में आपने क्या याद रखना है कि एंडोफ्लैजेला होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन के फिलामेंट्स है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक में गलत है, वो वैसे अपने नॉलेज के लिए याद रख लें कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, ग्राम पॉजिटिव नहीं है। जबकि आपकी बुक ने बल्कि निजीरिया गोनोरिया के बारे में बल्कि उसने लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव, हालांकि वो भी ग्राम नेगेटिव होता है। तो एनीवेज इसको भी याद रख सकते हैं एज अ ग्राम नेगेटिव। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह का कोई आएगा निजीरिया के बारे में, तो अपनी बुक को फॉलो करते हुए हम ग्राम पॉजिटिव ही आंसर देंगे हमारी बुक ने, क्योंकि उसको ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ है। लेकिन इसके बारे में याद रखना है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है। क्वेश्चन नंबर 25, एड्स इज काज्ड बाय, बड़ा ही सिंपल आंसर, इससे आसान क्वेश्चन और आसान आंसर नहीं हो सकता था। सो बीटा ऑप्शन इज वायरस। एड्स इज रिलेटेड टू वायरल डिजीज, रेट्रोवायरस है, डीएनए वायरस है। हाँ, अगर पूछा होता ना आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, तो फिर उसमें से एक ऑप्शन होता है डीएनए आरएनए वायरस। जो एड्स है जी वो आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस नहीं है। सो अगर पूछा जाएगा तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, बिकॉज रेट्रोवायरसेस आर आरएनए वायरसेस। Next question number 26. In which part of the female reproductive system fertilization takes place? You know, proximal part of oviduct. जैसे अब आप लोगों को ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो ओविडक्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, वहां पर ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं एग के साथ, कोई एक उसके साथ फ्यूज होकर अपने स्पर्म को ये जो है वो क्रोमोसोम्स को ट्रांसफर करेगा, फिर जाइगोट बनेगा, फेलोपियन ट्यूब, हम ओविडक्ट का ही दूसरा नाम लेते हैं, और अल्टीमेटली फिर ये यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होगा। उस वक्त हम उसको नाम ब्लास्टोसिस्ट, उसकी कवरिंग को दे सकते हैं, और उस टाइम वो ब्लास्टूला स्टेज पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ही हमारे पास है, तो इसका आंसर था अल्फा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। 27, causative agent of a sexually transmitted disease that affects the mucous membrane। अब देखिए आपको अफेक्ट बताकर, यानी इफेक्ट बताकर उसकी काज पूछ ली गई है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जी, उसको वो उसकी मेम्ब्रेन को अफेक्ट कौन इनमें से करता है? क्या वो स्टेफाइलोकोकस है, ट्रेपोनीमा पैलिडम है, निजीरिया गोनोरिया है, या डेल्टा ऑप्शन एस्क्लेशिया कोलाई है? तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, निजीरिया गोनोरिया, क्योंकि ये गोनोरिया डिजीज की सिम्टम में से एक सिम्टम है कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट अफेक्ट होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली। 28, द ह्यूमन टेस्टिस व्हिच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। अब इसमें आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं, बेस्ट ऑप्शन इज द आंसर डेल्टा ऑप्शन, वेजा इफ्रेंशिया। वैसे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो टेस्टिस हैं उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं, फिर उनको वहां से लेकर, जैसे पूछा हुआ है कि कौन है जो कैरी करता है उसको स्पर्म को टेस्टिस में से और बाहर लेकर आता है, तो वो है वेजा इफ्रेंशिया, और इनको यहाँ पर लेबल किया हुआ है एफरेंट डक्ट्स, इन्हीं को हम कहते हैं वेजा इफ्रेंशिया। फिर उसके बाद उसके अंदर कन्वोल्यूटेड पार्ट आता है जी नेक्स्ट, जिसको हम एपिडाइडमस कहते हैं। यहाँ स्पर्म मैच्योर होते हैं और फिर स्पर्म मूव करके चले जाते हैं इनटू वेज डेफरन में, और फिर वेज डेफरन उनको ले जाती है टूवर्ड यूरिथ्रा की तरफ। तो इस तरह से ये उसका पाथवे है स्पर्म का।
तो हमारे पास आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन वेजा एफ्रेंशिया, जो कि प्लूरल वर्ड है, और इसका सिंगुलर होगा वेज एफ्रन, लेकिन एक वेज एफ्रन है वो बाहर होती है और वेज एफ्रन अंदर ही होती है। The hormone produced from the corpus luteum. Next question 29. So वो हार्मोन कौन से वाला जी? बड़ा सिंपल सा आंसर है, जल्दी से हम जाएंगे चार्ली ऑप्शन की तरफ, प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम में से यही हार्मोन रिलीज होता है और बाद में प्रोजेस्टेरॉन फिर प्लेसेंटा से बाद में रिलीज हो सकता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर नहीं तो फिर ये एक ही दफा रिलीज होगा कार्पस ल्यूटियम से। क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर हमारे से गलती हो जाती है, स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर दे देते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, जबकि इंटरस्टिशियल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनसाइड कौन से सेल्स होते हैं? सर्टोली सेल्स, जो कि प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व है, और उनका भी दूसरा एक नाम है स्पर्मेटोब्लास्ट, वो भी याद रख लीजिएगा, ग्लॉसरी में लिखा हुआ है। और यहाँ इसका आंसर क्या रही? बीटा ऑप्शन, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 31. यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू, तो उस ओपनिंग का नाम क्या है? बेसिकली यूट्रस की ओपनिंग का नाम पूछा हुआ है और इसका आंसर है जी अल्फा सर्विक्स। जैसे कि अब आप लोगों को ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो आपकी बुक में समटाइम है समटाइम नहीं, जैसे ओवरी से नेक्स्ट पार्ट का नाम है फिम्बरी, फिर उसके बाद इनफंडिबुलम, फिर फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट का नाम भी देते हैं, फिर उसके बाद यूट्रस आ गई तो उसका ऊपर वाला हिस्सा फंडस है जिसको हम बॉडी भी उसकी कह सकते हैं, और फिर ये यूट्रस का मेन एरिया है जो कि वहां पर सारी कैविटी है जहां पर डेवलपमेंट होगी सारी की सारी, और उसको फिर उसकी दीवार को नाम दिया गया मायोमेट्रियम, यानी कि उसका जो मसल्स का जो एरिया है और उसके अंदर वाला एरिया उसकी इंटरनल लाइनिंग एंडोमेट्रियम, और फिर उसके बाद सबसे बाहर वाला एरिया पेरीमेट्रियम, और अल्टीमेटली उसकी ओपनिंग सर्विक्स जो कि आपसे पूछी गई थी, और फिर वो किस में जाकर ओपन होगी? वजाइना में। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारा जो है ना वो स्ट्रक्चर, इसमें जो ऑप्शंस हैं या इन अदर वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजी है वो किसी भी ऑप्शन के तौर पर दी जा सकती है। जैसे वुल्वा वगैरह लिखा हुआ है तो ये हमारी बुक में नहीं है, तो इस वजह से इन सब चीजों के नाम भी आप लोग याद रखेंगे। 32. ओवोगोनिया आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ यूट्रस एंड सर्विक्स? नो, इन दोनों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये ओवोजेनेसिस का पहला स्टेप है। जर्मिनल एपिथेलियम से ओवोगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, और वो किसकी बात हो रही होती है? डेल्टा ऑप्शन, ओवरी के हवाले से ये बात है, उसी में वो गोनिया बनते हैं और उसके बाद फिर उनकी माइटोसिस से बहुत ज्यादा बनते हैं और अल्टीमेटली फिर वो प्राइमरी ओवोसाइट में चेंज होते हैं, देन सेकेंडरी ओवोसाइट, या इसी तरह से फिर पोलर बॉडीज, तो यूं प्रोसेस आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 33. द टेस्टिस लाई विद इन यूरिनरी ब्लैडर, इरेक्टाइल टिश्यू, स्क्रोटम या प्रोस्टेट ग्लैंड? स्क्रोटम इज द एरिया विच कैन प्रोटेक्ट टेस्टिस, और टेस्टिस की प्रोटेक्शन क्योंकि ये इसलिए करना पड़ती है क्योंकि बॉडी के बाहर होते हैं, और क्यों बॉडी के बाहर होते हैं? बिकॉज बॉडी टेम्परेचर यानी 37 इज नॉट यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म। स्पर्म सर्वाइव करते हैं बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 टेम्परेचर नीचे, इसलिए आपको जब पूछा जाता है वो 35 to 36 होता है, कुछ जगहों पर 34 लिखा हुआ है लेकिन वो ज्यादा लो डाउन नहीं होता, तो 35 to 36 इज द बेस्ट आंसर अगर ये कभी पूछा गया आपसे। वैसे जी स्क्रोटम के अंदर होते हैं, आउटसाइड बॉडी होते हैं, तो इसलिए आंसर इज द चार्ली स्क्रोटम। क्वेश्चन नंबर 34. डैश टाइप्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स और एड सिक्रीशन टू सेमिनल फ्लूइड, तो कितनी तरह की हैं जी? तो इसका आंसर देखें आपके सामने है कि इसमें आप लोगों को सेमिनल वेसिकल भी मिलेगी, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिलेगी, फिर बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी मिलेगी। तो ये जो बेसिकली जिसको हम सीमन कहते हैं, सो सीमन के फ्लूइड के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो 65% तक सेमिनल वेसिकल की हैं, इसी वजह से उस फ्लूइड का नाम सीमन है। और उसके बाद फिर 25% उसमें प्रोस्टेट हैं, सो थोड़ी सी अमाउंट बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन की भी होती है, तो इसलिए वैसे तो तीनों इन्वॉल्व हो गई, तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन 3. सो देयर आर 3 मेन एसेसरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 35. सीमन, इसके स्पेलिंग आई से भी लिखे जाते हैं, इससे भी, इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, इसमें सारी चीजें होंगी सवाए स्पर्म होंगे जी, यस स्पर्म इसमें मूव कर रहे होते हैं बकायदा। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है अभी हमने देखा कि ऑलमोस्ट तकरीबन आपने पढ़ा दी कि 25% के करीब ये मौजूद है उसमें, और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन 65% के करीब है, और बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन भी इसमें है चाहे थोड़ी है, तो इसलिए फिर इसका आंसर क्या हुआ? डेल्टा ऑप्शन, कि इसमें सारी ही चीजें मौजूद हैं, सो एक्सेप्ट में कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर है डेल्टा नन। क्वेश्चन नंबर 36. द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, आसान सा क्वेश्चनरी अल्फा, बार बार हम बात कर चुके हैं, एंडोमेट्रियम। जो एपीमेट्रियम है या पेरीमेट्रियम कह लें उसको बात वो सबसे बाहर है,
दरमियान में मायोमेट्रियम है और इनर लाइनिंग जो है वो एंडोमेट्रियम होती है। तो इसलिए इसका आंसर जी अल्फा। ये जो म्यूकोसा और सिरोसा है ये आप लोगों को किसी और जगह पर नाम मिलते हैं, जैसे कि स्टमक में या टंग के अंदर समटाइम्स सीरस फ्लूइड निकलता है तो वो सिरोसा होता है एरिया, लेकिन यहाँ पर आंसर है जी अल्फा एंडोमेट्रियम। 37 इन ह्यूमंस व्हिच मेयोटिक फेज हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। सो लॉन्गेस्ट, कभी भी कोई भी मियोसिस की बात करेंगे, किसी की भी मियोसिस की बात करेंगे तो हमेशा आंसर होगा चार्ली ऑप्शन, प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। चाहे वो आपको ह्यूमन बींग्स की बात पूछी जाएगी या किसी भी जगह पर मियोसिस का सबसे लंबा फेज हमेशा यही होता है। हम इसमें भी गलत आंसर दे देते हैं, मेटाफेज 2 कह देते हैं कि मेटाफेज 2 रुक गया था। अब रुका जरूर था लेकिन सबसे लंबा फेज नहीं था। सबसे लंबा फेज स्टिल क्या है, प्रोफेज 1 इन फीमेल्स। 38 द सेल्स ऑफ द टेस्टिस दैट सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन आर। तो वो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, लेकिन अब देखें चार ऑप्शंस के अंदर वो है ही नहीं ऑप्शन। जैसे मैंने आपको सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम बताया स्पर्मेटोब्लास्ट, तो वो आप लोगों को बुक के अंदर ग्लॉसरी में मिलेगा और कहीं लिखा नजर नहीं आएगा। अब सिमिलरली हम ढूंढ रहे थे इंटरस्टिशियल सेल्स और वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ। सर्टोली सेल आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वो नहीं रिलीज करते। क्या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, वो भी नहीं हो सकता। क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, वो भी नहीं हो सकता। तो हमें चार्ली ऑप्शन इसका आंसर लेना है। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि आप नेगेशन टेक्निक यूज करें, जो आंसर नहीं हो सकते उन ऑप्शंस को बीच में से निकाल दें तो जो बच जाएगा। जैसे क्या बच गया जी, लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स आर द सेल्स आर द अदर नेम ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल्स। जैसे अब आप लोगों को ये फ्लो चार्ट में दिखाई दे रहा है, हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलेट करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, फिर वहां से ये नेक्स्ट लेडिक सेल्स के थ्रू या लेडिक सेल्स के थ्रू जो है जी एलएच उसको सिक्रीट करवाएगा टेस्टोस्टेरोन को। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम है। 39 अनदर नेम ऑफ, जिस तरह के अभी हमने इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम देखा, तो सिमिलरली बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम इनमें से क्या है? क्या पीनियल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड? तो आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन, कॉपर्स ग्लैंड। लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? चार ऑप्शंस हैं, वजाइना, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओवरी। प्रोस्टेट ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, that's why answer is the Charlie, which is not present in female reproductive system। ये थी काफी important questions जिससे आप लोगों के काफी points I think क्लियर हुए होंगे। होप आप लोगों को इससे फायदा होगा। तो आप लोग फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी मेरे साथ अटैच रहिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही उसकी डिस्कशन आपके पास आ जाएगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे और आपको जो है वो मजीद कुछ ना कुछ जो रिवॉर्ड है उसका ज़रूर दे, इंशाल्लाह आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।